मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने अपना ईद हॉलीडे अच्छे से सेलिब्रेट करा होगा। सऊदी कॉन्सुलेट भी 3 दिन के लिए बंद था, 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। आज 27 अप्रैल को कॉन्सुलेट खुला है मुंबई में, और 25 तारीख को 25 अप्रैल को उन्होंने एक नोटिफिकेशन पब्लिश करा था सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। उसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और साथ में वीएफएस का जो अब तक का अपडेट है मेरे पास वो भी शेयर करूंगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उन लोगों के लिए जिनके पासपोर्ट में वीज़ा ऑलरेडी लग चुका था, स्टिकर लग चुका था, और वो 1 तारीख या उसके बाद 1 मई या उसके बाद ट्रैवल करने वाले हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले बात करते हैं ये नोटिफिकेशन के बारे में जो सऊदी कॉन्सुलेट जनरल मुंबई ने पब्लिश करा था 25 तारीख को। इसमें 2 बातें बताए हैं उन्होंने। पहले बात ये कि थर्सडे आज 27 तारीख 27 अप्रैल को जितने भी पासपोर्ट्स रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास हैं, फैमिली विजिट वीज़ा वाले, रेसिडेंट और बिजनेस वीज़ा, इन 3 वीज़ा कैटेगरी के जितने भी पासपोर्ट जिन भी एजेंसी के पास हैं, उन सारे पासपोर्ट को सबमिट करने के लिए कहा है कॉन्सुलेट में। तो अगर आपका भी पासपोर्ट उनके पास होंगे तो उनसे आप फॉलो अप कीजिएगा आज उन्होंने सबमिट करा या नहीं करा। और ये जो सबमिशन है ये रिगार्डलेस टू नंबर, मतलब हर एक एजेंसी का एक टाइम होता है, ग्रीन का अलग, येलो ऑरेंज कैटेगरी का अलग। कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया था कि 45 पासपोर्ट ही सबमिट कर सकते हैं, तो ये नंबर वगैरह कोई फॉलो नहीं किया जाएगा, जितना है उतना सबमिट करना है। ओके। और दूसरा अपडेट, उसी नोटिफिकेशन में इन्होंने ये लिखा है कि 1 मई से जितने भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाले पासपोर्ट्स हैं उनको सबमिट करना है कॉन्सुलेट में, और हर एक अप्रूव्ड जो एजेंसी है उनको 40 पासपोर्ट एक बार सबमिट करने के लिए अलाउ किया गया है। 2 तरह के अप्रूव्ड एजेंसी है, किसी के पास ग्रीन कार्ड है तो किसी के पास येलो वाला जो कार्ड होता है, तो उस हिसाब से वो सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 40 पासपोर्ट पर ट्रैवल एजेंसी पर सबमिशन डेट वो कर सकते हैं। ये 2 अपडेट थे। अब इस नोटिफिकेशंस में कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि इन्होंने जो फैमिली वीज़ा वाले, बिजनेस वीज़ा और रेसिडेंट, इन तीनों के जितने भी पासपोर्ट थे उसको तो कहा है कि 27 तक सबमिट करने के लिए, लेकिन एक और सर्कुलर था जिसमें ये बताया था कि 20 तारीख जो 20 अप्रैल से जितने भी पासपोर्ट्स हैं बिजनेस और फैमिली वीज़ा वाले वो सारे वीएफएस के थ्रू होंगे। तो ये जो पासपोर्ट का ये बात कर रहे हैं शायद ये रीसबमिशन वाले पासपोर्ट होंगे जिनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। जो नए सबमिशन होंगे, फ्रेश एप्लीकेशंस, वो शायद नहीं ले रहे होंगे। ओके। और दूसरा जो रेसिडेंट वीज़ा कैटेगरी है उसका इन्होंने कहा है कि 1 मई से सबमिट करने के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जो वर्क वीज़ा है, ओके, उसको 1 मई से सबमिट करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, वो वीएफएस के थ्रू अभी सबमिट नहीं होंगे। ये पहले भी लिखा नहीं हुआ था कि सबमिट होगा, लेकिन इससे ये क्लियर हो जाता है। ओके। और वीएफएस के बारे में बहुत सारे अपडेट्स मैंने कलेक्ट करा है। 20 अप्रैल से जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो ऑलरेडी वीएफएस के थ्रू सबमिट होना शुरू हो गया है। एक एप्लीकेंट जिन्होंने अपना वीज़ा एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट करा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से वीएफएस में बैठे बैठे सारे इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, रिसिप्ट, स्लिप, एक्नॉलेजमेंट जितना है सब मेरे साथ शेयर करा है। तो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा वो सारी बातें, ताकि आपको एक कंसोलिडेटेड अपडेट मिले कि कैसे हम वीएफएस के थ्रू विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और एक एजेंसी वाले ये भी बता रहे थे कि जो उम्रा वीज़ा है उसका जो लास्ट वीज़ा इशुएंस डेट है वो 5 मई है। तो अगर आप उम्रा के लिए आना चाहते हैं या फिर आप एजेंसी वाले हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा और चेक कीजिए, क्योंकि उसके बाद वीज़ा इशू नहीं होगा। तो ये तो था अपडेट सऊदी कॉन्सुलेट जनरल का नोटिफिकेशन का और वीएफएस के बारे में। वीएफएस के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए हैं, जो वैलिड है, ऑथेंटिकेट है, ईमेल के थ्रू वेरीफाइड किया हुआ है, उसे मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीएफएस के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, पहले आप वो देख लीजिए बेसिक चीज़ें, ताकि आपका जो कमेंट्स है वो कम आए और वो रिलेवेंट कमेंट हो। ओके।
अब बात करता हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जिसका आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे। एक सर्कुलर पब्लिश करा था गाका ने, और उन्होंने ये बताया था कि जो भी पेपर स्टिकर्स हैं जो पासपोर्ट में लगे हुए हैं उसे कैंसिल कर दिए जाएंगे, और 1 मई से एक A4 सीट पेपर वीज़ा इशू किया जाएगा। ओके, अब सवाल ये है कि जिन लोगों के पासपोर्ट में ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है, क्या उनको भी A4 सीट वीज़ा लेना पड़ेगा? जिन लोगों के पासपोर्ट में स्टिकर लगा हुआ है और वो 1 मई या उसके बाद ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या उनको भी पेपर वीज़ा A4 सीट वाला वीज़ा लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? इसका कोई वैलिड आंसर अभी तक मुझे किसी भी एजेंसी वालों से नहीं मिला है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी, जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा स्टिकर है पासपोर्ट में, उनको भी नहीं मिला है। लेकिन मेरे कुछ अपने एनालिसिस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उससे ये लगता है कि जिनका पासपोर्ट में ऑलरेडी स्टिकर लगा हुआ है, उनको चाहे वो 1 तारीख से पहले ट्रैवल करे या 1 तारीख के बाद ट्रैवल करे, उनको A4 सीट वाला वीज़ा नहीं चाहिएगा। उसके क्या जस्टिफिकेशन है वो मैं बताता हूँ। जिनका वीज़ा ऑलरेडी पासपोर्ट में लग गया है, उसे कैंसिल करके A4 सीट वीज़ा लेके ट्रैवल करना कोई लॉजिक नहीं है। पहली बात ये, क्योंकि जो वीज़ा स्टिकर में डिटेल्ड होगा वही डिटेल आपके पेपर में भी होगा, जो A4 सीट वाले पेपर होते हैं। तो उन लोगों को जिनका स्टिकर लगा हुआ है उनको अलाउ किया जाएगा शायद 1 तारीख से, उनको A4 सीट का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पहला जस्टिफिकेशन ये है। और दूसरा जस्टिफिकेशन ये है कि अब तक जो भी वीज़ा इशू हो रहे हैं उनका वीज़ा स्टिकर लग रहा है। शायद इसीलिए भी लग रहा होगा क्योंकि अगर मान लीजिए कोई 30 तारीख को 30 अप्रैल को ट्रैवल करना चाह रहा होगा, तो उसके लिए तो वो सर्कुलर इफेक्टिव नहीं होगा जिनमें A4 सीट वीज़ा के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए जो 30 तारीख तक जो भी वीज़ा इशू होंगे वो वीज़ा स्टिकर पासपोर्ट में लगेंगे। ओके, और तीसरा अपडेट, तीसरा मेरा एनालिसिस इसमें ये भी है कि जो सर्कुलर इशू होता है, जो सर्कुलर इशू होता है वो अरबी में होता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, तो इसका मीनिंग कुछ अलग सा होगा। अगर आप इंग्लिश एडिशन पढ़ेंगे इस सर्कुलर का, तो उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है, अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे अच्छे से, कि द वर्क विजिट रेसिडेंट वीज़ास, ओके, स्टिकर इशूड ED by kingdom representative is cancelled, okay, is cancelled, मतलब जो issued is cancelled। इसका मतलब ये हुआ कि जो वीज़ा इशू हुए थे वो कैंसल्ड है ना, यही मतलब समझा जाएगा। लेकिन जिस तरह का मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिया हूँ, उससे ये लगता है कि जो भी वीज़ा 1 तारीख से, जो भी पासपोर्ट सबमिट किए जाएंगे 1 तारीख से, जिनको भी वीज़ा लगेगा उनके पासपोर्ट में ये स्टिकर नहीं लगेगा, उनको A4 सीट वाला वीज़ा दिया जाएगा। अब कई लोगों का ये भी सवाल होता है, ये A4 सीट वीज़ा क्या है, A4 सीट क्या वीज़ा है? देखिए, ये पेपर का साइज़ होता है। कुछ पेपर होते हैं A4 साइज़ का, जो ये पेपर है वो A4 साइज़ का है। कुछ A3 होते हैं, कुछ A2, A1, A0, वो साइज़ बढ़ता रहता है। तो ये एक पेपर है जो A4 साइज़ का है। उसी में जैसा आपका एग्जिट री एंट्री का वीज़ा होता है ना, उसी में सारे डिटेल्स रहते हैं, QR कोड रहते हैं, तो वही आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये था A4 सीट वीज़ा के बारे में अपडेट। और जिन लोगों ने ट्रैवल करना है 1 तारीख से, आप फिर से मैं रिकमेंड करता हूँ अपनी एजेंसी के कांटेक्ट में रहिए, उनसे भी एक बार उनका ओपिनियन लीजिए, क्योंकि वो फर्स्ट पार्टी है जो एजेंसी वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग तो बस एंटिसिपेट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और अगर आप 1 तारीख को ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन, एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि एयरपोर्ट में क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया, ताकि ये बात क्लियर हो जाए। जहाँ तक गाका के सर्कुलर का सवाल है कि वो वैलिड है, नहीं है, फेक है, बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, ये बात आप लोग भूल जाइए कि ये सही है या गलत है। बस ये मान के चलिए कि ये एक सर्कुलर है जो 1 तारीख से इफ़ेक्टिव होगा। अगर इफ़ेक्टिव होगा तो ये गाइडलाइन लागू होगा। ओके, तो 1 तारीख को पता चल जाएगा कि लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने ऑलरेडी रीवैलिडेट कर चुका है इस
सर्कुलर को गाका के ऑफिशियल से, और उसका इनफ एविडेंस है मेरे पास, है ना। तो कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वो भी शेयर करूंगा आप लोगों का, लेकिन आप लोग भी अपनी तरह से वैलिडेट कर लीजिए। अगर वैलिडेट नहीं कर सकते हैं तो प्रिपेयर्ड रहिए ये सारे अपडेट के साथ में, बस इतना ही मान के चलिए, ठीक है। 1 तारीख को मैं आप लोगों को कंफर्म्ड बात बता दूंगा। अगर A4 सीट वाला वीज़ा इशू हो रहा है तो वो दिखाऊंगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप फैमिली विजिट वीज़ा VFS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या होगा, कितना फीस लगता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वैलिड डॉक्यूमेंट, वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।